नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में फिर से हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का ज्योग्राफी, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 की। और इसमें हम जानेंगे या फिर पढ़ेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में। यह चैप्टर का नाम होगा। इससे जुड़ी सारी फैक्ट को हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और इस प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्ट आप देखेंगे यहाँ से, तो ये आपका इस क्लास का लास्ट वीडियो होगा, यानी कि 6 क्लास का ये लास्ट वीडियो होगा, जिसमें आप जानेंगे भूगोल के बारे में। और इस सीरीज का जो है कि पूरा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पूरा वीडियो का लिंक, तो वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ हमने हाईलाइट किया है कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। ध्यान रखेंगे, जो मौसम क्या है, तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो होने वाला परिवर्तन है उसे मौसम कहते हैं। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। ध्यान रखेंगे, जो इसमें कौन कौन से जो घटक होते हैं मौसम के परिवर्तन के लिए, तो तापमान, वर्षा, सूर्य के विकिरण इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो यह कहता है यहाँ से कि समांतर भारत में मौसम के प्रमुख कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं मौसम कब से कब तक रहता है, समांतर भारत में प्रमुख मौसम किस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ से हम जानेंगे। तो पहला जो है देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे कि दिसंबर से फरवरी तक जो मौसम होता है वह सर्दी का मौसम होता है, यानी ठंडा का मौसम होता है। ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे कि अगला जो मौसम होता है आपका मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है, गर्म मौसम होता है। ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद जो है कि जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून होने के कारण जो है कि वर्षा ऋतु आप इसे भी कह सकते हैं, तो ये वर्षा का मौसम होता है। उसके बाद जो देखेंगे तीसरा नंबर पे है आपका, चौथा नंबर पे, कि अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, यानी अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का मौसम होता है। इसको आप शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका मौसम का जो चक्र हो गया उसके बारे में जानकारी था। यह पूछा जा सकता है कि मानसून के लौटने, यहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं, मानसून के लौटने का जो है कि समय कब से कब तक रहता है, तो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून को मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आने का समय रहता है वह कब रहता है, तो जून से लेकर के सितंबर तक रहता है। ये दोनों जो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर शीत ऋतु के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शीत ऋतु के बारे में क्या होता है, कब से होता है। तो ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके फलस्वरूप जो है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। यानी कि ठंडे मौसम में क्या होता है, तो सीधी किरण रोशनी की सूरज की नहीं पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, तो ठंडा मौसम हो जाता है उत्तर भारत में। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखें, तो गर्मी के जो मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, जो गर्मी के मौसम में जो होती है सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जिससे क्या होता है, तो अधिक गर्मी पड़ती है और तापमान बढ़ जाता है। तापमान में क्या होता है, तो बहुत अधिक, मतलब जो है तापमान बहुत अधिक हो जाता है, तापमान जो है बढ़ जाता है। और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे लू चलता है। और इसी को देख सकते हैं, जो गर्म और शुष्क पवनें जो बहती हैं उसे लू के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है आपके स्क्रीन पे जो दिखेगा आपसे, तो कुछ फिगर के साथ जो आओ खेले के तौर पे दिया गया है, तो इसमें आप पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो नहीं दिया गया, तो इसको हमने स्किप कर दिया है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर वर्षा का मौसम के बारे में। दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, कब होता है, तो देखेंगे यहाँ से, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यानी कि यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। यानी दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है, इस समय क्या होता है, तो मानसून आता है और आगे बढ़ता है इस समय में। और इस समय पवन जो है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। ध्यान रखेंगे, जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून में जो पवनें हैं वह किस तरफ से किस तरफ चलती है, तो इस समय जो पवनें होती है वो पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की ओर चलती है, यानी अरब सागर से स्थल की ओर चलती है। बंगाल की खाड़ी से
और अरब सागर से, दोनों ओर से स्थल की ओर चलती है। ध्यान रखेंगे, वे अपने साथ नमी भी लाती है। वो अपने साथ क्या पवने जो होते हैं कि नमी लाती है। जब ये पवने पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होता है। तो ध्यान रखेंगे, जब ये जो पवन है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से निकल के आता है हमारे भारत की तरफ बीच में, तो इधर जो है कि पहाड़ों से टकरा करके वर्षा तब होता है। उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट है आपके सामने में कि मानसून के लौटने का मौसम, यानी मानसून के जो वापस जाने का मौसम है, या फिर इसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। तो इस ऋतु में कैसा होता है, तो देखेंगे कि इस समय पवन स्थल से भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी कि स्थल से पवन जो है कि समुद्री इलाकों में बहती है, यानी कि हमारे स्थल से लेकर के जो पवन उधर जाती है समुद्र में। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत की दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। ध्यान रखेंगे इसको कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किस मौसम में वर्षा होती है, तो मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है या फिर शरद ऋतु में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में जो है कि मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई जो इस प्रकार से मौसम रहा है, अनेक वर्षों में 25 वर्षों में फिलहाल होता है, तो यानी 25 वर्षों में जिस तरीके का मौसम किसी भी इलाकों में रहा है, तो उस इलाकों का जो है जलवायु उस तरीके के हो जाता है जिस प्रकार से वहां का जो है कि मौसम रहा है 25 वर्षों में। देख सकते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर जो है कि मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत का जलवायु किस प्रकार का है, तो मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। मानसूनी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है, तो मौसम होता है, यानी सीजन होता है। ध्यान रखेंगे, भारत की जो स्थिति है उष्ण कटिबंध में होने के कारण, भारत की कहाँ स्थिति है, तो उष्ण कटिबंध में भारत की स्थिति है। भारत का जो जगह है कि वह जो है कि अधिकतर भाग जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही होती है। भारत में जो वर्षा होती है वह किससे होती है, तो मानसूनी पवन के द्वारा होती है। या क्यों होती है, क्योंकि जो भारत है उष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर है और अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसल का उत्पादन। तो ध्यान रखेंगे, जो भारत की जो कृषि है वह मानसून पर ही निर्भर रहती है। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देखेंगे। यहाँ से जो फैक्ट है यहाँ से देखेंगे कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ध्यान रखेंगे, किसी भी स्थान की जो जलवायु है वह किस चीज पर निर्भर करती है, तो उसकी स्थिति कहाँ पर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी उसका कितना है तथा उसके उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। ध्यान रखेंगे, तो भारत में जो क्षेत्रीय विभिन्नता इसीलिए हमें दिखाई देता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ध्यान रखेंगे, राजस्थान के मरुस्थल के में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर ये दोनों हैं बहुत ही गर्म स्थान है। जबकि जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी पड़ती है। ध्यान रखेंगे, द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में जगह का नाम है और कारगिल, इस दोनों जगह पे जो है कि बर्फीली ठंडी पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, यानी कि मुंबई तथा कोलकाता यानी कि तटीय क्षेत्र में जो भी क्षेत्र होंगे, तटीय क्षेत्र का जो भी क्षेत्र होंगे, जैसे कि मुंबई समुद्र के तट पे है, गोवा समुद्र के तट पे है, बेंगलुरु केरल, इधर आंध्र प्रदेश तिरुवनंतपुरम है, ये सारे के सारे जगह जो है कि समुद्री इलाका में पड़ते हैं, समुद्री तट पे पड़ते हैं। तो ये सभी जगह के जलवायु जो होंगे तो वह मध्यम होंगे। वे न ही अधिक गर्म होते हैं और न ही अधिक ठंडा होते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही आर्द्र होते हैं। समुद्री तट पर रहने के कारण ये स्थान क्या होते हैं, बहुत ही नमी वाले होते हैं, आर्द्र होते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित होता है, यानी कि विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा है वह कहाँ होता है, तो मेघालय में होता है। मेघालय में एक जगह है देख सकते हैं मैसीन राम जगह है, मौसिन राम एक जगह है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होता है मेघालय में। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जैसलमेर में कभी कभी किसी वर्ष में वर्षा ही नहीं होती है, लेकिन मेघालय के जो जगह है मौसीन राम जो जगह है वहां पर सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर चित्र में दिखे होंगे
ये बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से जान सकते हैं आप कि जो सबसे पेड़ अगर देखेंगे जंगल में, तो कोई पेड़ सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद छोटे होते हैं, उसके बाद मझोले होते हैं, उसके बाद जो झाड़ियाँ होती है, उसके बाद घास-फूस होता है। तो इस प्रकार से जो पेड़ का जो है कि परत रखता है, यानी कि जंगलों का जो है कि परत मिलता रहता है आपको। तो यहाँ से देखेंगे जब 60 मीटर की जब सर्वाधिक ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो और उस टाइप के जो पेड़ होंगे तो वह उद्गमी परत कहलाएगा। उस लेवल में जितने भी सारे पेड़ होंगे और उससे जो लेवल बनेगा, जो स्तर बनेगा, वह उद्गमी परत बनेगा, उद्गामी परत बनेगा। उसके बाद 40 मीटर तक जिनकी हाइट होगी जिस पेड़ की, और उस लेवल में जब स्तर बनेगा तो वह बीतान कहलाता है। उसके बाद जो है कि 20 मीटर में देखेंगे तो 20 मीटर में आपका तरुण वृक्ष कहलाता है। उसके बाद 5 मीटर में देखेंगे जो स्तर बनेगा वह झाड़ी वाली परत कहलाती है। उसके बाद 1.5 मीटर में जो होता है वह घास फूस कहलाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जानेंगे यहाँ से कि प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाने तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन रखते हैं। ध्यान रखेंगे, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन रखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना अच्छा लगता है, यह बात सभी को अच्छा लगेगा। यहाँ से देखेंगे कि कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे क्या होते हैं तो छोटे होते हैं, जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जैसे कि कैक्टस तथा फूल वाले जो पौधे होंगे, इस तरीके के पौधे झाड़ी कहलाएंगे। उसके बाद देखें तो इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं। उनमें से कुछ उनमें से कुछ होते हैं, कुछ में जो है कि बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे कि नीम, आम। तो कुछ वृक्ष होते हैं, यानी ध्यान रखेंगे, तो कुछ वृक्ष होते हैं। तो ये जो होते हैं कि नीम, आम जो होंगे, तो वो किस प्रकार के वृक्ष होंगे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जिनमें से पत्तियां की जो मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल, घास, झाड़ियां तथा पौधे, जो कि बिना मनुष्य की सहायता से उग जाते हैं। यानी जो झाड़ी होते हैं, पौधे होते हैं, जो घास फूस होते हैं, वो बिना मनुष्य की सहायता से ही उग जाते हैं। उन्हें प्राकृतिक वनस्पति हम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो जो अपने आप यानी कि मानव विदाउट मानव की सहायता से, यानी किसी भी मानव की सहायता के बिना ही उग जाते हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से जानेंगे कि जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। जलवायु में विभिन्नता के कारण जो है कि भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो है कि पाई जाती है। यहाँ पर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय वन किस प्रकार से घना होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये चीज आपको जानते ही हो कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए, ये सारे चीज है आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखें तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से क्या बताया जा रहा है, तो मिट्टी के बांधने की जो प्रकार है यह बताया जा रहा है। यानी आप एक तरीके से समझ ले, वन से हमें क्या प्राप्त होती है, तो दवाई प्राप्त कर सकते हैं, आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, चारा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद जो है ईंधन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद देखिए तो खेल का सामान प्राप्त कर सकते हैं, फर्नीचर प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें इतने सारे चीज आप जो है कि जंगल से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। यहाँ से देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जानकारी की तरफ, तो यहाँ से आप देखेंगे तो वन्य प्राणी के बारे में बताया गया है। तो विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी जंगलों में पाए जाते हैं, और सभी जंगलों में अलग अलग वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इसके बारे में यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। तो देखेंगे तो बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ क्या है, तो राष्ट्रीय हमारा पशु है। उसके बाद जाने तो यह जो है देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास करता है, यानी गुजरात के जो वन है वहां पर एशियाई शेर जो है कि निवास करते हैं। हाथी तथा एक सिंह वाले हाथी तथा एक सिंह वाले गैंडे आसाम के जंगल में घूमते रहते हैं। ध्यान रखेंगे, हाथी तथा एक सिंह वाले जो गैंडे होते हैं असम के जंगलों में घूमते हैं। उसके बाद देखेंगे तो हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। हाथी हाथी जो है कि केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। और हाथी और एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं वहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आसाम में मिलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हाथी तथा एक सिंग वाले जो गेंडे होते हैं वो आसाम के जंगल में घूमते मिलेंगे आपको। और हाथी आप केरल में भी देख सकते हैं, कर्नाटक में भी देख सकते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान एवं जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी हिम तेंदुए तथा भालू इत्यादि इस प्रकार के जो जीव होंगे वह हिमालय के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से, जानवर कौन से, तो बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि को आप हिमालय क्षेत्र में भी देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सारे जानवर जैसे कि बंदर, सियार, उसके बाद भेड़िया,
नीलगाय, चीतल इत्यादि जैसे जीव होते हैं, इत्यादि जैसे जानवर होते हैं वह की और अन्य भाग में भी पाए जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता होती है, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ध्यान रखेंगे। भारत में भी पक्षियों की जो है कि बहुत ऐसी प्रजाति है जिसकी प्रचुरता होती है, जैसे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हम जानते हैं। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल इत्यादि, बत्तख इत्यादि होते हैं, जिसको आप जानते ही होंगे। उसके बाद देखें तो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से कोबरा एवं करैत प्रमुख है। ध्यान रखेंगे, कोबरा जो सांप होता है जिसे गहुमन बोलते हैं हम लोग नॉर्मल सी भाषा में, सामान्य भाषा में, और करैत तो को करैत ही बोलते हैं। तो ये चीज आपका दोनों जो सांप है यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ बेहद ही प्रमुख है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जानवर के फिगर दिए गए हैं जिसको आप पहचान सकते हैं। यहाँ बगुला है, हिरन है, हाथी है, उसके बाद देख सकते हैं एक सिंग वाला गेंडा है, बाघ है, इसके बाद देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जब देखेंगे आगे बढ़ेंगे कुछ और फैक्ट यहाँ पर दिया गया है रेड डाटा बुक के बारे में, यानी जो विलुप्त हो रहे प्रजाति उनके बारे में। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव जो सप्ताह है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में हम लोग मनाते हैं। अक्टूबर के जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट हो जाएगा फैक्ट। उसके बाद देख सकते हैं पेपर में किस तरीके से दिया गया है, पेपर का कटिंग है, उसमें दिया गया है कि जो जंगल के जो जीव हैं उसको किस तरीके से सेव किया जाए, रिजर्व किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जब देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कि प्रवासी पक्षी क्या होता है। प्रवासी पक्षी के रूप में हम जाने तो कुछ पक्षी पिनटेल, बत्तख, कार्लिव, फ्लेमिंग, ऑप्सो, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं, और सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी जो पक्षी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो लिटिल स्टिंग जिसके नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसका वजन जो होता है वह मात्र 15 ग्राम होता है, तो यह बेहद ही इंपोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखें तो आर्कटिक प्रदेश में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आता है, यानी आर्कटिक प्रदेश से जो है कि यह जो चिड़िया होता है, यह जो पक्षी होता है वह जो है कि हमारे देश में आता है 8000 किलोमीटर दूरी तय करके, इसीलिए इसे प्रवासी पक्षी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं यहाँ से कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मैसीराम है। ध्यान रखेंगे इसको, मैसीराम में सबसे अधिक वर्षा होता है। अगला है आपका जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, तो जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए के आप जाने तो हिमालय में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है, तो जहां पर जिस इलाके को आप देखेंगे कि जिस इलाकों को तीन तरफ से अगर पानी घेरा रहेगा तो वह प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाए। ध्यान रखेंगे। गिर के जो वन है वह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कि दक्षिण पश्चिम मानसून में समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है कि आर्द्र पवनें जो नमी वाले जो हवा होती है वह कहाँ चलती है, तो वह पठार के मैदान की ओर चलती है। ध्यान रखेंगे, पठार के मैदान की ओर चलती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है, तो पठार के मैदान की ओर चलती है। ये ध्यान रखेंगे, पठार के मैदान किधर हो गया, तो समुद्र से पठार की मैदान की ओर चलती है आर्द्र पवनें। उसके बाद जब देखेंगे तो नीचे है फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी देख लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से जानेंगे कि गर्मी में दिनों के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है। दिन के समय में कैसा पवन चलता है, तो शुष्क एवं गर्म पवन चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून के वजह से जो है कि क्या होता है, तो मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ पर लौटती हुई मानसून को आप शीत ऋतु भी लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखें तो गुजरात के गिरवंत में जो है कि एशियाई शेरों का निवास है। तो गुजरात के जो कहाँ स्थित है एशियाई शेर, तो गुजरात के गिर वन में जो है कि एशियाई शेर मिलेगा आपको। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से क्या देखेंगे, तो देख लेते हैं यहाँ से कुछ फैक्ट है। फैक्ट क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं राज्य के राजधानी और जो है कि केंद्र शासित प्रदेश, जो जिस समय से जो है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बना है, उस समय के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं उसको हम जानेंगे यहाँ से।
यानी कि 370 जो धारा था जम्मू कश्मीर को लेकर के वो हटने के बाद। उसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले देखिए तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर है, असम आपको दिसपुर दिखेगा राजधानी इसका, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का आपका रायपुर, गोवा का पांजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, और जानेंगे यहाँ से कि झारखंड का रांची है, कर्नाटक का बेंगलुरु है, केरल का आपके पास तिरुवनंतपुरम है, उसके बाद है मध्य प्रदेश का आपका भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का देख सकते हैं इम्फाल है, मेघालय का आप जान सकते हैं यहाँ से, मेघालय का क्या है तो शिलोंग है, उसके बाद मिजोरम का जाने तो मिजोरम का आइजोल है, उसके बाद नागालैंड में आप जाने नागालैंड का जो राजधानी है वो कोहिमा है, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, उसके बाद राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है, और यहाँ पर देखिए उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है, उत्तर प्रदेश लखनऊ है, त्रिपुरा अगरतला है, पश्चिम बंगाल कोलकाता होगा। उसके बाद आपको दिखाते चलता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश में आप जाने तो सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 था, अब 8 हो गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा है जिसमें कि एक को मर्ज कर दिया गया है और 3 बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे इस वजह से 8 हो गए हैं। तो यहाँ से देखिए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का जो राजधानी है वह चंडीगढ़ ही है, उसके बाद दादरा और जो है कि नगर हवेली, दमन और दीव, ये 2 जगह है जिसको मिला करके एक जो है कि मतलब जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसकी राजधानी जो है वह दमन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद लक्षद्वीप की जो राजधानी है यहाँ से जानेंगे कि कवरत्ती है इसकी राजधानी, पांडुचेरी की जो राजधानी है वह पांडुचेरी ही है। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में जाने, राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो राजधानी है वह दिल्ली ही है। तो ये जो भी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आप देखें तो जम्मू कश्मीर भी आपको बता दिया कि जो है कि मतलब जो है कि जम्मू कश्मीर भी क्या है तो ये एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो है कि केंद्र शासित प्रदेश में आपको आता है कौन सा, तो लेह लद्दाख आता है, लद्दाख जिसे बोलते हैं लद्दाख की जो राजधानी है वह लेह है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये जो 7 राजधानी है, 7 जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि 1 नंबर जम्मू कश्मीर हो गया, 2 नंबर हो गया आपका देख सकते 2 नंबर हो गया ये आपका द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 3 नंबर में हो गया चंडीगढ़, 4 नंबर में हो गया दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। उसके 5 नंबर में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप हो गया, और 6 नंबर में आपका पांडुचेरी हो गया, और 7 नंबर में आपका दिल्ली, और 8 नंबर में हो गया लद्दाख। तो ये 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसको ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप जान पाए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर के बारे में, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।